फ्रेंड्स, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा, दरवाजे के पास जाते ही अलका का तेल की वजह से पैर फिसल गया और वो जैसे ही गिरने को हुई किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अलका उस इंसान के सीने से जा लगी। अब ठीक है ना, आपको लगी तो नहीं? अब आगे, उस शख्स ने कहा तो अलका ने सामने देखा तो बंटी खड़ा था। जी मैं ठीक हूँ, अलका बंटी से दूर होते हुए बोली। अलका ने इससे पहले बंटी से कभी बात नहीं की थी, क्योंकि दिन भर तो बंटी कॉलेज में ही रहता और शाम को जब वो घर आता तो सरोज जी अलका को परेशान करने के लिए उसे जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाती। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अलका ने कहा। कोई बात नहीं, पर ये तेल यहाँ पर कैसे गिरा? बंटी नीचे देखते हुए बोला। अरे ये तेल यहाँ कैसे गिर गया? अलका चौंकते हुए बोली। जल्दी से साफ कर देती हूँ, वरना चाची देख लेगी तो गुस्सा करेगी, अलका धीरे से खुद से ही बोली। लेकिन बंटी ने सुन लिया। अलका अंदर जाकर तेल साफ करने लगी। वैसे आप सरोज आंटी की बेटी हैं क्या? बंटी ने अलका से पूछा। नहीं, वो मेरी चाची हैं, अलका सफाई करते हुए ही बोली। ओ, आप अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहती? बंटी ने पूछा। मैं चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकती, अलका फीकी तरह मुस्कुराते हुए बोली। मतलब? बंटी ने असमंजस्य से पूछा। वो भी इस दुनिया में नहीं है, अलका ने कहा। उसकी आंखों में नमी थी तो बंटी को भी बुरा लगा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, बंटी बोला। कोई बात नहीं, वैसे आपको कुछ काम था क्या? अलका ने पूछा। हाँ, वो चीनी खत्म हो गई थी और चाय भी बनानी थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, अलका ने कहा। अरे नहीं, आप बस चीनी दे दीजिए, मैं खुद से बना लूँगा, बंटी बोला। ऐसे कैसे? अब आप यहाँ तक आए हैं तो चाय पीकर ही जाइए, वैसे मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, अलका प्यार से बोली। तो बंटी मना नहीं कर पाया। ओके, मैं बाहर वेट करता हूँ, बंटी बोला। इस पर अलका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद अलका चाय लेकर आई और दोनों वहीं सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बंटी अलका को अपने परिवार की बातें और अपनी शरारतें बता रहा था। अलका बंटी की बातें सुनकर हंसी जा रही थी। अलका को बंटी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। वहीं बंटी को भी अलका बहुत प्यारी लगी। वैसे आप इस शहर में नए हैं? अलका ने बंटी से पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया हूँ, बंटी बोला। ओ, अलका ने कहा और चुप हो गई। वैसे आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, इतनी अच्छी चाय मैंने आज से पहले कभी नहीं पी, बंटी बोला। इस पर अलका मुस्कुरा दी और बोली। आपका जब भी चाय पीने का मन करे आप मुझे बता दिया करिएगा, मैं बना दूंगी। ये तो गलत बात है, हमेशा आप ही चाय पिलाएंगी, कभी मुझे भी मौका दीजिए। आपकी जितनी अच्छी तो नहीं, पर काम चलाऊ तो चाय बना ही लेता हूँ, बंटी हंसते हुए बोला। प्यार से बनाया हुआ हर चीज स्वादिष्ट होता है बंटी, अलका मुस्कुराते हुए बोली। ये तो सही कहा आपने। वैसे एक बात कहूँ, बंटी ने अलका से पूछा। हाँ बोलिए, अलका बोली। मेरा इस शहर में कोई दोस्त नहीं है, तो क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? बंटी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इतनी मासूमियत से कहा कि अलका को हंसी आ गई। हाँ क्यों नहीं, अलका ने बंटी से हाथ मिलाते हुए कहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सरोजी अंदर से चिल्लाते हुए बाहर निकली। अरे वो करमजली कहाँ मर गई? 4 पैसे क्या कमाने लगी? सर पर चढ़ गई है ये लड़की तो। अब खाना क्या तेरी मरी हुई माँ आकर बनाएगी, कल मुँह ही कहेगी, सरोजी चिल्लाते हुए बोल रही थी। उनकी आवाज सुनकर अलका हड़बड़ा गई और बंटी से बोली। बंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है, कहते हुए अलका बंटी की बात सुन बिना ही वहां से भाग गई। बंटी सरोजी के बोलने और अलका के घबराने के तरीके से समझ गया कि सरोजी ये सब अलका को ही बोल रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। आखिर इन लोगों को अलका से क्या प्रॉब्लम है? पहले सोनिया ने जानबूझकर वहां तेल गिराया और फिर सरोज आंटी इतने गंदे तरीके से अलका से बात कर रही है। बंटी याद करने लगा। वो किसी काम से नीचे आ रहा था, तभी उसने सोनिया को किचन के पास कुछ करते हुए देखा। सोनिया को ऐसे खड़े देखकर बंटी को बहुत अजीब लगा। वो थोड़ा आगे आया तो उसने देखा सोनिया किचन में तेल गिरा रही है।
सोनिया तेल गिराने के बाद वहां से जाने लगी तो बंटी भी पीछे हट गया ताकि सोनिया उसे न देखे। सोनिया ने किचन के पास तेल को क्यों गिराया, वो भी इतना सारा। बंटी मन ही मन बोला। तभी उसकी नजर किचन में गई जहां से अलका बाहर आ रही थी। बंटी अलका को आवाज देता, तब तक अलका का पैर तेल पर पड़ चुका था। बंटी बिना देर किए अलका के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। बंटी यही सब सोच रहा था कि सरोज उसे ऐसे बैठे देख उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठे हुए हो, कुछ काम था क्या? सरोज जी ने पूछा तो बंटी को होश आया। कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही बैठा था। बंटी बोला, ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। सरोज जी ने प्यार से कहा। जी आंटी, बंटी ने कहा तो सरोज जी वहां से चली गई। अगली सुबह जब सोनिया सोकर उठी तो उसे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था। सोनिया जैसे ही बेड से नीचे उतरी और एक कदम चली, उसका पैर फिसल गया और वो मुंह के बल गिर गई और उसका सर टेबल से टकरा गया और उसके माथे पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। सोनिया के मुंह से हल्की चीख निकली। उसने अपने हाथ से अपना सर पकड़ लिया। सोनिया ने नीचे देखा तो वहां पानी गिरा हुआ था। ये पानी यहाँ कैसे गिर गया? सोनिया मन ही मन बोली। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? आवाज सुनकर सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा तो बंटी खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोनिया गुस्से से बोली। कुछ नहीं, बस तुम्हें गिरते देखा तो चला आया। बंटी मुस्कुराते हुए बोला। बंटी को मुस्कुराते हुए देख सोनिया चिढ़ गई और उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। वैसे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बंटी ने सोनिया का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। जब चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही ना। सोनिया खिजलाते हुए बोली। ओ मतलब तुम मानती हो कि अगर कोई गिरे तो दर्द होगा? बंटी ने सोनिया से पूछा। हाँ बिल्कुल होगा, सोनिया गुस्से से बोली। तो फिर जो दर्द तुम्हें महसूस हो रहा है वही दर्द अलका को भी तो महसूस होता जब तुमने जानबूझकर कल किचन में तेल गिरा दिया था, बंटी ने कहा। तो सोनिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे हैरान मत हो, मैंने तुम्हें कल तेल गिराते हुए देख लिया था और ये यहाँ पानी भी, ये भी मैंने ही गिराया है ताकि तुम्हें एहसास हो कि जैसे आज तुम्हें दर्द हो रहा है वैसे ही अलका को भी होता, बंटी ने कहा। देखिए आप, सोनिया ने उंगली दिखाकर बंटी से कहा। तो बंटी ने उसकी उंगली पकड़ ली और थोड़ा गुस्से से बोला। अलका मेरी दोस्त है और मैं दोस्तों के लिए जान भी दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, तो आइंदा ध्यान रहे कि अलका को चोट पहुँचाने की कोशिश भी मत करना। इतना कहते हुए बंटी ने बगल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और सोनिया की माथे पर लगी चोट पर दवा लगाने लगा। दूर हटिए मुझसे, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, सोनिया ने बंटी को धक्का देते हुए कहा। लेकिन बंटी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप सोनिया को दवा लगाता रहा। जब सोनिया ने देखा कि बंटी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वो जोर जोर से उसके सीने पर मारने लगी। पहले तो बंटी कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सोनिया का मारना नहीं रुका तो बंटी ने सोनिया के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर उसके कमर के पीछे कर दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, सोनिया कसमसाने लगी, लेकिन बंटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप सोनिया के चोट पर दवा लगाई और बैंडेज लगा दिया। वैसे कहावत तो सुनी होगी ना तुमने कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है, इसलिए सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए खड्डा खोदते खोदते तुम खुद ही ना उसमें गिर जाओ, बंटी ने सोनिया का हाथ छोड़ते हुए कहा और वहां से चला गया। बंटी के जाने के बाद सोनिया ने वहां टेबल पर पड़ा सारा सामान नीचे फेंक दिया और गुस्से से चीखी। ऐसा क्या है उस लड़की में जो सब उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन बस अब और नहीं, सुनील सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, उसे मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छीनने नहीं दूंगी अलका। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अलका सुनील के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन दोनों ही अपने अंदर पनप रहे जज्बों से अनजान थे। प्यार तो दोनों तरफ से था, बस इजहार नहीं था। दूसरी तरफ राजू और आरोही भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आरोही राजू की पर्सनल सेक्रेटरी होने की वजह से दिन भर उसके साथ ही होती। राजू कहीं मीटिंग में भी जाता तो आरोही उसके साथ जाती। वहीं बंटी भी सोनिया को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता।
जहां सोनिया बंटी की हरकतों से चिढ़ जाती, वहीं बंटी को सोनिया के चिढ़ने पर बहुत प्यार आता। बंटी सोनिया से प्यार करने लगा था और इजहार भी करना चाहता था, बस सही मौके की तलाश में था। लेकिन सोनिया का ध्यान हर वक्त सुनील पर ही रहता था। वो इन दिनों जानबूझकर सुनील के ऑफिस के पास जाकर उससे मिलती। एक दो बार सुनील सोनिया से मिला, लेकिन उसके बाद वो सोनिया को इग्नोर करने लगा। लेकिन सोनिया को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी सुनील के करीब जाने का मौका ढूंढती। लेकिन एक बात अच्छी थी कि उस दिन के बाद से सोनिया ने अलका को परेशान करना बंद कर दिया था। सुनील, राजू और बंटी तीनों अपने अपने तरीके से उस आतंकवादी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न जाने कैसे उन आतंकवादियों को खबर लग जाती कि आर्मी वाले उन्हें ढूंढ रहे हैं और वो पहले ही चौकन्ने हो जाते। एक दिन राजू की बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसने आरोही से प्रेजेंटेशन रेडी करने को कहा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। आरोही के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो प्रेजेंटेशन रेडी करे। वो चुपचाप अपने चेयर पर बैठ गई और अपना सर टेबल पर रख लिया। तभी अलका किसी काम से राजू के कैबिन में आई और आरोही को ऐसे देख घबरा गई। आरोही, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अलका घबराते हुए बोली। हाँ अलका, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है। आरोही बोली। क्या हुआ? अलका ने पूछा। यार, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अभी प्रेजेंटेशन भी रेडी करनी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आरोही परेशान होते हुए बोली। आरोही, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पेन किलर है, तुम खा लो और घर चली जाओ, मैं प्रेजेंटेशन रेडी कर दूंगी। अलका बोली। अरे नहीं अलका, ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो राजू सर मुझे बहुत डांटेंगे, मैं कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। आरोही बोली। पर आरोही, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कैसे करोगी? अलका बोली। नहीं अलका, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। आरोही बोली। अच्छा ठीक है, ये लो पेन किलर खा लो, उसके बाद काम करना। अलका ने आरोही को पेन किलर खिलाया और उसे थोड़ी देर आराम करने को कहा। तभी उसे सुनील ने किसी काम से बुला लिया तो अलका वहां से चली गई। आरोही दवा खाकर प्रेजेंटेशन तैयार करने लगी, लेकिन उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और पेन किलर खाने की वजह से आरोही की आंख भारी होने लगी और उसे नींद आ गई। आरोही वहीं टेबल पर ही सो गई, उसे पता भी नहीं चला। उधर ऑफिस में आज बाहर से लोग आने वाले थे मीटिंग के लिए। ये मीटिंग बहुत जरूरी थी, इसलिए राजू कोई कमी नहीं चाहता था। आरोही अपना हर काम अच्छे तरीके से करती थी, इसलिए राजू को उस पर पूरा भरोसा था। मीटिंग का टाइम हो गया तो राजू अपने कैबिन में गया आरोही से प्रेजेंटेशन लेने के लिए, लेकिन यहाँ आरोही को सोया देख राजू हैरान रह गया। वो आरोही के पास गया तो उसने देखा आरोही ने प्रेजेंटेशन भी पूरा नहीं बनाया था। उसे आरोही की लापरवाही पर बहुत तेज गुस्सा आया। राजू ने गुस्से में आरोही के मुंह पर पानी फेंक दिया, जिससे आरोही हड़बड़ा कर उठ गई। आरोही ने सामने देखा तो राजू को गुस्से में खड़ा देख हड़बड़ा गई। सर आप यहाँ? आरोही, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो ना आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और तुम प्रेजेंटेशन बनाने की जगह सो रही हो। राजू गुस्से से बोला। सॉरी सर, मैं अभी बना देती हूँ। आरोही घबराते हुए बोली। अब क्या बनाओगी? सारे लोग आ चुके हैं और वो प्रेजेंटेशन का ही वेट कर रहे हैं, अब क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? राजू चीखते हुए बोला। तो आरोही सहम गई। उसकी आवाज सुनकर सुनील और अलका भी वहां आ गए। क्या हुआ राजू, तू इतने गुस्से में क्यों है? सुनील ने पूछा। यार, मैंने इसे प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था और इस लड़की से वो भी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राजू गुस्से से बोला। पर सर, आरोही की अलका कुछ बोलती इससे पहले ही आरोही ने उसे इशारे से कुछ भी बोलने से मना कर दिया और आगे आकर राजू से डरते हुए बोली। सर आप कहें तो ये प्रेजेंटेशन मैं कंप्यूटर के थ्रू सबके सामने प्रेजेंट करूं, कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुमने सारी चीजें बिगाड़ दी हैं, मैं नहीं चाहता कि अब हमारी रेपुटेशन भी खराब हो। राजू ने सख्त आवाज में कहा। तो आरोही की आंखों में आंसू आ गए। ये तू क्या बोल रहा है राजू? सही तो कह रही है आरोही, देख प्रेजेंटेशन ये बनाने वाली थी तो इसे सब कुछ अच्छे से पता होगा, तो ये सबके सामने से अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। सुनील बोला। पर सुनील,
तेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका है? सुनील ने राजू की बात काटते हुए कहा। तो राजू चुप हो गया। ओके, बट ये आखिरी मौका है। अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो आज का दिन तुम्हारे इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। राजू आरोही की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला और वहां से बाहर चला गया। ऑल द बेस्ट आरोही, आई नो तुम ये कर सकती हो। सुनील आरोही के पास आकर बोला। थैंक यू सर, आरोही बोली और वहां से बाहर चली गई। सुनील ने अलका की तरफ देखा तो वो कुछ परेशान लग रही थी। क्या हुआ अलका, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सुनील ने अलका से पूछा। सुनील, आरोही की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सोई थी, मैंने ही उसे दवा दी थी। वो ये सब कैसे मैनेज करेगी और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो राजू सर उसे ऑफिस से भी निकाल देंगे। अलका परेशान होते हुए बोली। क्या आरोही की तबीयत खराब है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सुनील हैरान होते हुए बोला। मैंने बोलना चाहा था लेकिन आरोही ने मुझे चुप करा दिया। कान्हा जी करे वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। अलका बोली। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई भी तो आरोही कहीं नहीं जाएगी। ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, उसके लिए हम उसे जॉब से नहीं निकालेंगे। सुनील अलका को समझाते हुए बोला। पर राजू सर, राजू की टेंशन तुम मत लो, वो थोड़ा गुस्से वाला है पर दिल का बुरा नहीं है। आरोही मीटिंग रूम में गई। वहां इतने सारे लोगों को बैठा देख तो एक बार आरोही की हिम्मत ही छूट गई, लेकिन राजू की धमकी याद आते ही उसने हिम्मत से काम लिया क्योंकि ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी और वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। आरोही हिम्मत करके सबके सामने गई और उसने कंप्यूटर के थ्रू सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया भी। उसके समझाने का तरीका देख हर कोई हैरान था। सबको आरोही का प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया। मिस्टर राजू, हमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमारी कंपनी ये प्रोजेक्ट आपको ही देती है। एक आदमी जो बाहर से आए हुए थे उन्होंने राजू से कहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, राजू ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। राजू और सुनील उन लोगों को छोड़ने बाहर चले गए। आरोही को इतनी देर खड़े होने की वजह से बहुत तेज बुखार आ गया था। उसे चला भी नहीं जा रहा था। वो वहीं चेयर पर ही बैठ गई। आरोही, तू ठीक तो है ना? अलका आरोही के पास आते हुए बोली। मैं ठीक हूँ अलका, तुम चिंता मत करो। आरोही बोली। अब तो मीटिंग भी हो गई, अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। घर चलो अब और आराम करो। अलका आरोही का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली। जैसे ही अलका ने आरोही का हाथ पकड़ा वो चौंक गई। आरोही का पूरा शरीर बुखार की वजह से तप रहा था। आरोही, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अलका बोली। आरोही कुछ बोलती इससे पहले ही राजू गुस्से से अंदर आया और आरोही को चेयर पर से उठाते चिल्लाकर बोला। तुम यहाँ काम करने आती हो या फिर सोने के लिए? अगर आज ये मीटिंग नहीं होती ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। और हाँ, आगे से तुम्हें सोना हो तो ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए राजू ने आरोही को धक्का दिया और वो वहां से बाहर चला गया। सुनील भी उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन कमजोरी के कारण आरोही लड़खड़ा गई, लेकिन अलका ने उसे संभाल लिया। आरोही, तुम ठीक तो हो ना? अलका घबराते हुए बोली। रिलैक्स अलका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरोही खुद को संभालते हुए बोली। अब बस बहुत हुआ, मीटिंग हो गई ना, अब तो चुपचाप घर चल, अलका बोली। पर अलका, ऐसे ऑफिस टाइम में? बस आरोही, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। राजू सर को मैं संभाल लूंगी, तू अभी घर जा और आराम कर। अलका आरोही की बात काटते हुए बोली। अलका के जिद करने पर आरोही घर चली गई। उधर राजू गुस्से से अपने कैबिन में आया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। तभी सुनील भी उसके कैबिन में आया और गुस्से से राजू से बोला। ये क्या किया तूने राजू? मानता हूँ आरोही की गलती थी, लेकिन उसने सब संभाल भी तो लिया, फिर तूने उससे ऐसी बात क्यों की? जरूरी था ये करना। हमें अपने एम्प्लॉय को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो ऐसी गलती करे। वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी, राजू ने कहा। एम्प्लॉय? क्या सच में आरोही सिर्फ तेरे लिए एक मामूली एम्प्लॉय है जिसके होने न होने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? सुनील ने कहा तो राजू चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ भी मत बोल। आरोही भी बाकी सब की तरह मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, राजू हड़बड़ाते हुए बोला।
अच्छा, अगर वो तेरे लिए बाकियों की तरह ही है तो उसे डांट कर तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि तू रोज अपने किसी न किसी एम्प्लॉय को डांटता रहता है, लेकिन उनसे तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आज इतना बुरा क्यों लग रहा है तुझे। सुनील बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। राजू सुनील से नजर चुराते हुए बोला, राजू, मैं जानता हूँ कि तू औरों की तरह अपनी बातें सबसे नहीं कर पाता, लेकिन भाई कभी कभी बोलना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसे ये एहसास दिलाना जरूरी होता है कि वो इंसान हमारी जिंदगी में कितना मायने रखता है। इसलिए देर मत कर भाई, आरोही को बता दे कि तू उससे प्यार करता है। सुनील ने कहा तो राजू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसे हैरानी से मत देख, इतने सालों की दोस्ती यूं ही नहीं है। तेरी आंखों में आरोही के लिए फिक्र दिखती है, परवाह दिखती है। जंग में शेर की तरह दहाड़ने वाला मेरा ये दोस्त आज उसे डांट कर इतना बेचैन है। ये प्यार ही तो है। जब हमें किसी के साथ रहना अच्छा लगने लगे ना, और जब उसके अलावा मन में किसी का ख्याल ना आए, तो समझ जाना चाहिए कि हमें उसे प्यार हो गया है। इसलिए बिना देर किए आरोही को अपने दिल की बात बता दे राजू, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सुनील बोला, तू सही कह रहा है सुनील, हमारी जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना। परिवार से दूर एक ऐसी जगह रहना जहां आए दिन हम अपनी आंखों के सामने अपने दोस्तों को मरते देखते हैं। इतने सालों से ये सब देखते देखते ये दिल पत्थर हो गया है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।